आखिरकार वो शैतान कौन है जिसको पत्थर मारा जाता है? वो संविधान पे शपथ लेने के बाद एक विशेष समुदाय के बारे में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा पे कौन लगाम लगाएगा? आखिरकार हमारी मस्जिद में मूर्तियां आई कहाँ से? लिंचिंग जब हो रही है और तालियां जब बज रही हैं और लिंचिंग करने वालों के गले में जो है वो हार डाला जा रहा है। आपने हर बार ये कोशिश की है इस्लाम और मुसलमान सेंट्रिक डायलॉग ही हो आज का। बुलडोजर चले तो सबके साथ बराबर से चले, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी ये बताइए, मुसलमान कहाँ खा रहा है गाय? मैंने तो मुसलमान की बात ही नहीं, मैं तो कर रहा हूँ बात जानने। तो फिर मैं तो इसलिए ला रहा हूँ इधर आ रहा है। तो मुस्लिम समाज ने बिल्कुल उसके बारे में न कभी कोई डिमांड की है आज तक जो है कि गाय हमको इजाजत दी जाए। मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। भाई और बहनों, मीटिंग ऑफ माइंड्स के एक और एपिसोड में आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने ला रहे हैं जिसकी व्यक्तित्व के कई सारे आयाम हैं और हर आयाम में आपको भारत के कई रूप, भारतीयता के कई रूप आपको देखने मिलते हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन जोड़ के काम में लगाया हुआ है। किस तरह से भारतीय समाज में सहजता पैदा हो, समरसता पैदा हो, सहभागिता पैदा हो, एक दूसरे पे विश्वास पैदा हो, क्योंकि इनका ये मानना है कि विश्वास वो आधार है जो रिश्तों को बनाता है। और हमारे भारतीय समाज में भारतीय समाज बने, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, दलित समाज, ये समाज न बने, हम एक समाज के रूप में खड़े हों। मैं ऐसी शख्सियत को आज आपके बीच में लाया हूँ। आपका ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्था है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, आप उसके सदस्य हैं और जो सीनियर मोस्ट सदस्य हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, आज वो 79वें वर्ष की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से आपका शुमार होता है। आपने सुना होगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कई लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इन दोनों में क्या संबंध है, ये बात हम बाद में करेंगे। अभी मैं इतना कहकर अपनी बात को अपने मेहमान की तरफ जाऊंगा कि 2002 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक सुदर्शन जी थे। उनको लगा कि मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किस प्रकार से निकट लाया जाए और एक समावेश का माहौल बनाया जाए। उसके लिए मौलाना जमील अहमद इलियासी रहमतुल्लाह अलैह, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, ऐसे लोगों को से संपर्क किया गया। उनको बीच में लेकर इसकी स्थापना हुई और इस जिम्मेदारी को एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसने अपने जीवन के 13 साल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कश्मीर में गुजारे। उस वक्त गुजारे कश्मीर में जब कश्मीर जल रहा था। तो आग को किस तरह बुझाया जाता है, पुल कैसे बनाए जाते हैं, रिश्ते कैसे पैदा किए जाते हैं और मुश्किल घड़ी में कैसे आसानी से काम किया जा सकता है, उसके प्रतीक इंद्रेश जी आज हमारे मेहमान हैं। उनसे हम कई विषयों पर बात करेंगे, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर भी बात करेंगे, लेकिन और भी कई विषय रहेंगे जिन पे हमारी उनसे बात होगी। आशा करता हूँ कि आज की हमारी इस बातचीत से कई सारी चीज़ें, कई सारी दुविधाएं, कई सारी उलझनें लोगों के दिमागों में प्रश्न पैदा करती हैं, उनको बड़ी सरलता से आपको उनके जवाब मिलेंगे और चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। इंद्रेश जी, मैं दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में और उम्मीद करता हूं कि आपकी बातचीत से दर्शकों को, हमारे समाज को आज काफ़ी कुछ जानने का, समझने का और सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपके इस प्रयत्न का स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि यह एक सत्य था, है और रहेगा। संवाद जो है यह सुरक्षा कवच भी है
साधन भी है, मार्ग भी है और दूसरे के अंदर एक विश्वास भी पैदा करता है कि अगर हम मिलकर चलेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं प्रारंभ से ये मानता रहा हूँ, डायलॉग इज ए सॉल्यूशन, इज ए वे टू रीच द डेस्टिनेशन। हम और हमारा समाज 200-400 बरस का समाज नहीं है, ये हजारों बरस का समाज है। इस समाज में संवाद रचा बसा है। भारत की संस्कृति ने, भारतीय दर्शन ने हमेशा प्रश्न को स्थान दिया है, प्रश्न की गुंजाइश दी है, प्रश्न करने के लिए हालात बनाए हैं। इतने साल से, इतने वर्षों से, इतनी सदियों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं, रहते चले आ रहे हैं। ये बताइए कि संवाद एक तो है जो नेचुरल कोर्स में संवाद चलता चला आता है, लेकिन इधर पिछले चंद सालों में संवाद जो है वो अपने आप में एक पूरा राष्ट्रीय विषय और राष्ट्रीय मुद्दा बन के उभरा है। क्या पिछले सालों में या पिछले कुछ वक्त में, मैं उसके लिए कोई 10 साल या 12, 15, 20 साल की बात नहीं कर रहा, पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से आज चारों तरफ एक बात चल रही है कि हिंदू मुस्लिम संवाद होना चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए, जो साथ हमेशा से रहते आ रहे हैं। तो बताइए कि आज संवाद एक पूरा राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बना है, इसका क्या कारण लगता है? ऐसा है, विदेशी आक्रांताओं के जब आक्रमण चले, जो लेटेस्ट थे जी, वो फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगीज आदि आदि के थे, जिनका रिलीजन ईसाईयत था। उसका बौद्धिक आक्रमण भारत पर अगर हम देखें तो उन्होंने एक थ्योरी को बहुत ताकत से जन्म दिया, हिंदू और मुसलमान। उसका दूसरा हिस्सा था थ्योरी का, यह दो अलग अलग कौम है। तीसरा मुद्दा था, ये कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। इसी पर से वह ये विष बीज बोने में सफल हुए, जिससे भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित करने के लिए उनको रास्ता मिला। ये तो ठीक है कि वर्षानुवर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व भारत में ना इस्लाम था ना ईसाईयत था, परंतु अब सैकड़ों और हजारों वर्षों से है। परंतु ब्रिटिश काल ने इस विष बीज को बोया, जिसका परिणाम विभाजन निकला और जिसका परिणाम निकला स्थायी कटुता। एक बात और जो आपने पूछा, वो एक दूसरे एंगल से विचार किया जाए, वो ये है कि कहीं ना कहीं इस विषैली कटुता के कारण देश समय समय पर स्थानीय स्तरों पर दंगों की चपेट में आने लगा और इस प्रकार से आज़ादी के 70-80 सालों में, आज़ादी से पहले के समय में जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगों का एक इतिहास जन्मा। ये बताएं कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली और जिस तरह के विषय आज मीडिया में लाए जा रहे हैं, कुरान को, मोहम्मद साहब को, अचानक ऐसा क्या हुआ है? हर समय समाज के अंदर देवीय शक्तियां भी रहती हैं, मानवीय शक्तियां भी रहती हैं, शैतानी शक्तियां भी रहती हैं, दानवीय शक्तियां भी रहती हैं। सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए आज इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मानवीय और देवीय शक्तियां एकजुट होकर हिम्मत के साथ
खड़ी होकर हम्म। अच्छाई को सामने लेकर आगे बढ़े। जी। मैं कह सकता हूँ जब 1986 में राजौरी में पहला मुस्लिम डायलॉग हमने किया था, जी। तो उसके बाद कश्मीर में भी 370 को लेकर, कश्मीर के आतंकवाद को लेकर, उसकी नोमेनक्लेचर को लेकर, वहाँ पर पाकिस्तान या चीन की दखल को लेकर जब हमने वहाँ सारी बातचीत की तो हमें लगा कि लोगों को समझाना कठिन नहीं है। उसी समय पूजनीय सुदर्शन जी ने कहा कि जो तुमने डायलॉग किया है उस डायलॉग को मैं भी करना चाहता हूँ। उन्होंने राम मंदिर पर, और मूलतः हम सब भारतीय हैं, हिंदू हैं, इस पर कश्मीर में और जम्मू में डायलॉग किया और उनको लगा कि ये संभव है। रे ऑफ होप इज देयर जी। इसलिए आज मैं तो इस बात की तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं देता हूँ, परंतु कंसीडर जरूर करता हूँ जी। कि ऐसी जो शैतानी शक्तियां हैं, मजहब इस्लाम हर साल उसमें से निकलता है। जब हज होता है तो हाजी बनने के लिए हज पर जाना, परंतु वहां पर शैतान को पत्थर मारना। आखिरकार वो शैतान कौन है जिसको पत्थर मारा जाता है? और वो जो पत्थर मारा जाता है उसके कारण हाजी जो बनेगा उसका एक रोल तय हो जाता है कि वो कौन सा रोल प्ले करेगा। वह कट्टरपंथी बनेगा या अमन और सलामती का पर चलकर समाज में भाईचारा लाने का काम करेगा। इसलिए मैंने बार बार कहा है जगह जगह पर, आप डायलॉग करिए, बताइए कि अच्छा है, परंतु इससे कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होता है हम उसको फॉलो करें, चलें, उसको अख्तियार करें, वो हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए, वो हमारा करैक्टर बनना चाहिए। जब तक भागीदारी नहीं होगी तो डायलॉग का पड़ाव नहीं आएगा। इसलिए डायलॉग केवल वार्ता कर ली और अपने अपने धर्म की अच्छाई बता दी, इट इज नॉट ए डायलॉग। आपको ये बताना है कि दूसरे के ये भी आ गया कि रिस्पेक्ट करना, और मेरा कहना है कि आप भागीदारी तक नहीं जाएंगे तो संवाद अपनी सफलता पर नहीं जाएगा। इसलिए भागीदारी में जाना ही होगा। वही दिक्कत है कि एक तरफ तो ये प्रयास है जो आप कर रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे सनातन समाज के लोग कर रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। एक तरफ ये प्रयास है जैसे जिसको आपने कहा कि दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक ये शक्तियां हैं जो नेकी की शक्तियां हैं, अच्छाई की शक्तियां हैं, भाईचारे की शक्तियां हैं। इसी के साथ साथ एक शक्तियां वो हैं जो शैतानी शक्तियां हैं। मैं इसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता, मैं शैतानी शक्ति मीन्स शैतानी शक्ति। मेरा प्रश्न ये है, जो लोग मुझसे बात करते हैं, जो पूछना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, शायद आप उनको समझा सकें, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, जिन्होंने संविधान पर शपथ ली है, वो संविधान पे शपथ लेने के बाद एक विशेष समुदाय के बारे में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा पे कौन लगाम लगाएगा? ऐसा है कि एक बात ध्यान रखिए, आज की भारत सरकार में 99.99% लोग अपनी भाषा पर लगाम लगाकर चल रहे हैं। चंद विपक्षी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इस खेल को खेलती है। उसमें हो सकता है कोई सरकारी दल में से भी कोई कोई हो। हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाए, ये आरएसएस चीफ पूजनीय मोहन जी ने कहा उन्होंने, ये ठीक बात, और उसके साथ स्वागत किया, बहुत अच्छा है, अभिनंदनीय है, सम्मान किया, बहुत अच्छा है।
मैंने ही स्वयं मुसलमान स्कॉलर्स में कहा कि आपके सामने प्रश्न आकर खड़ा हो गया है कि भाई आखिरकार हमारी मस्जिद में मूर्तियां आई कहाँ से, मूर्तियां लगवाई किसने, वो मूर्तियां साबुत क्यों नहीं है, वो टूटी हुई ही क्यों लगाई गई हैं। ठीक है। जिस दिन वो ये उत्तर देगा तो अपने आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। ये बताइए। तो इसलिए मैं आपके द्वारा अपने देश के सारे मुस्लिम समर्थकों को, मुस्लिम भाइयों को ये निवेदन करूंगा कि वो आगे आएं और आगे आकर जो बांटने और लड़वाने वाली ताकतें हैं, जो किसी भी ऊंची और छोटी वॉइस में बोलते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसके कारण कई शैतानी ताकतों का मुंह बंद हो जाएंगे। और इसलिए हम सब ने मिलकर इनके जवाब देने चाहिए। और इनके जवाब देने के लिए ज़रूरत है कि जो तोड़ने वाले हैं, बांटने वाले हैं, लड़वाने वाले हैं, वो अपना करेंगे, पर माता पिता कभी इस बात से मुक्त नहीं हो सकते हैं कि हमारा लड़का बिगड़ता है तो वो बिगड़ता रहे। वो उनका तो काम ही है कि ऐसी संगत दी जाए जिसके कारण लड़का अच्छे रास्ते पर चले। तो इसलिए इट इज़ द जॉब ऑफ द टोटल सोसाइटी लीडरशिप, आइदर रिलीजियस लीडरशिप है, मजहबी है, जातीय है, भाषाई है, राजनीतिक है, उन सब का ये फर्ज बनता है कि वह समाज को एक सकारात्मक पॉजिटिव रास्ता दिखाएं, जिसके कारण जो आपने चिंता व्यक्त की कि समाज के अंदर इस तरह का विष फैलाने वाली ताकतें हैं, तो वो उन सब ताकतों को कवर करके और जो मानवीय ताकतें हैं, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, हुब्बल वतनी वाली ताकतें हैं, वो आगे बढ़ें और लीड करने वाली पोजीशन में आए। जो आपके प्रश्न का इस मार्ग से उत्तर देंगे, द डे विल कम, कि जब इन प्रश्नों के उत्तर लेकर समाज नए रास्ते से, नई तेज गति से बढ़ेगा। मेरा कहना यह है कि सरकार को कटहरे में नहीं खड़ा किया जा रहा है, न सरकारी तंत्र को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन दो चीजें हैं, एक तरफ सरकार है, एक तरफ समाज है। समाज के भीतर मेजॉरिटी हमारे समाज की भाईचारा चाहती है, भाईचारे से रहती है, भाईचारे से रहना चाहती है और उसी के लिए काम भी करती है। उसी तरह सारी हमारी जीवन चलते हैं, ये सच बात है। लेकिन उसी समाज में, समाज के लेवल पे बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक लोग काम कर रहे हैं। धर्म काम कर रहा है, अध्यात्म काम कर रहा है, समाज सेवी लोग काम कर रहे हैं, शिक्षाविद काम कर रहे हैं, उसके लिए लोग, सरकार के लोग भी काम कर रहे हैं, गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। इस पर कोई प्रश्न नहीं है, इस पर कोई डिबेट भी नहीं है। प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेने के बाद उससे एक अलग भाषा की, एक अलग शैली की, एक अलग व्यवहार की उम्मीद की जाती है, वहाँ पर जब कभी कोई हमें ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, उससे शिकायत नहीं होती, उससे पीड़ा होती है कि मैं जो इस मिट्टी का हूँ, जिसके पुरखे इस मिट्टी के हैं, जो हमेशा से साथ एक दूसरे के रहता चला आ रहा है, उसको ऐसा कभी कभी ऐसी फीलिंग क्यों उसको दी जाती है कि जैसे वो एक उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं। ऐसा है कि किसी छोटी बड़ी बात के कारण एक्सप्लॉइट करके हम चीज़ को एक्सप्लॉइटेशन मूड में डालते हैं। हम सब ने इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि एक्सप्लॉइटेशन मूड में ना बांटें। मेरा अनुभव प्रत्यक्ष का है, सुना सुनाया नहीं है, किसी से उधार लिया हुआ नहीं जी, किसी के थ्रू भी नहीं है, डायरेक्ट है। इसलिए मुझे लगता है कुछ लोग जो इस तरह का काम करते हैं, उनसे ऊपर उठकर मेरे से लोग पूछते हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया इससे क्या होगा। मैंने कहा राष्ट्रवाद और मजबूत होगा। उस फील्ड के अंदर जो इंसानियत लाकर आगे बढ़ाना है वो और मजबूत होगा। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि फलानी जगह की कौन सी कसौटी पर खड़ा हो। तो ये सारे प्रश्न रहने वाले रहेंगे क्योंकि घटनाएं घट रही हैं।
इसलिए आपका बात जायज़ है, ऐसी मुश्किलें हैं, पर ये मुश्किलें हम कवर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। फिर एक बात तो बहुत जायज़ है, पक्की है, जिसको ठोक पीट कर कहा जाना चाहिए और उसका बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाना चाहिए। भारत सरकार ने आज तक जितनी स्कीमें दी हैं, वो पक्की बात है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न नहीं है। हाँ, इस उसमें अधिक मानसिकता मिला है, हाँ, समाज को ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं है। ठीक है ना जी। ये बता हम दीजिए। इस चीज को उभारें जी, ताकि शैतानी वाइसेस कमजोर हो कमजोर हो, बिल्कुल ठीक और है। देश के अंदर अमन सलामती वाली ताकतें मजबूत हों। कितना सुंदर भाग्य है कि आज अनेकों स्कीमें जो एकदम शुद्ध वेलफेयर की हैं, बिल्कुल है, बिना सबको किसी भेदभाव के मिल रही हैं, इसमें कोई मिल डाउट रही नहीं है। हैं, सबको, ये नीचे ठीक तक बात जा है, रही है ये ठीक बात है। और इसलिए भूख से मौत मुक्त भारत जी, खड़ा हो गया, जी, 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 जी। सबको मिलता है, ऐसा खड़ा हो गया। फिर भी ये समस्याएं हैं देखिए, और इसलिए आपकी इन सारी बात समस्याओं जो के अंदर है, से आपकी सारी बात सही है, लेकिन मुस्लिम समाज से ये अपेक्षा होती है, और सारे क्वेश्चंस, आपके भी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुस्लिम सेंट्रिक और इस्लाम सेंट्रिक बन रहे हैं। मेरे मुस्लिम और मेरा इस्लाम मेरा सेंट्रिक मेरा नहीं मुझे है। अपनी पूरी बात आपके कहने दीजिए। प्रश्न और डायलॉग नहीं, जो मुझे है अपनी पूरी बात एक कहने दीजिए, हाँ ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना पर पैदा हो। इसमें कंफ्यूजन ना रहे। आपने हर बार ये कोशिश की है इस्लाम और मुसलमान सेंट्रिक डायलॉग ही हो आज का, नहीं, मैं तो कुछ मैं मैं इसीलिए अभी तो बात उसमें हूँ। मेरी बात बढ़ रही है आगे, मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी जैसे अभी आपने कहा कि मस्जिदों में आपने मूर्ति की बात रखी, और भी आपने कश्मीर की आपने आतंकवाद की बात रखी, आतंकियों की नमाज की आपने बात रखी, मुस्लिम समाज से ये अपेक्षा कि मुस्लिम समाज जो है आगे आकर इन चीज़ों के बारे में कहे। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुस्लिम समाज ये कहता है, और उसका भी कहना जायज़ है, और मैं उसके भी साथ हूँ, इसलिए कि लिंचिंग जब हो रही है और तालियां जब बज रही हैं और लिंचिंग करने वालों के गले में जो है वो हार डाला जा रहा है, तो इस पर जैसे मेरे समाज से, मुस्लिम समाज से ये अपेक्षा होती है कि वो उसकी पूरी निंदा करे, और जो करता है अनफॉर्चुनेटली उर्दू के अखबार छापते हैं, हिंदी के अखबार छापते नहीं, अंग्रेजी में इतनी सी खबर आती है, और हमसे कहा जाता है कि आप इस पर बयान दीजिए, आपके बयान नहीं आ रहे, आप बोलते नहीं हैं इसके ऊपर। ये एक कम्युनिकेशन गैप की चीज़ है। पूछना ये है कि इंसाफ हो, अदल की बात हो, अगर मुस्लिम समाज, मुस्लिम बेटी के साथ में कोई ज्यादती हुई है तो उसको मुस्लिम बेटी न समझा जाए, उसको भी उसी तरह बेटी समझा जाए जैसे किसी दूसरी बेटी के साथ होता है। बुलडोजर चले तो सबके साथ बराबर से चले, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून कानून की तरह से काम करे। हमको, मुस्लिम समाज को ये दिक्कत आम है, ये आम बात मैं कह रहा हूँ कि उनके अंदर ये कि हमसे रोज कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा है, हमसे रोज सवाल किया जा रहा है, हमसे रोज पैट्रियटिज्म पे, नेशनलिज्म पे सवाल किया जा रहा है। हमने कब कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से आज हुब्बुल वतनी का रोज हमको सबक पढ़ाया जाता है? इसकी क्या जरूरत पड़ रही है हमको? हाँ, मैं सारे समाज की दृष्टि से दो बातें इसमें से कहूँगा और वो बड़ी सीधी सी हैं। वो है जैसे लिंचिंग, तो मैंने तो बहुत साफ स्टेटमेंटें दी हैं, हजारों मुसलमानों के बीच में दी हैं, लाखों हिंदुओं के बीच में दी हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं। उन्होंने कहा स्टॉप द काउ लिंचिंग, देयर विल बी नो मैन लिंचिंग। आओ मिलजुल कर भारत को लिंचिंग मुक्त भारत बनाएं, इस मूवमेंट को चलाएं, ताकि आने वाले समय में ये जो बदमगजी पैदा होती है ये ख़त्म हो जाए। और क्यों चलाएं? दोनों में है। गाय ही एकमात्र प्राणी है जिसको माता कहा गया, और कोई प्राणी नहीं जी। दूसरी बात यह है कि वहाँ भी ये कहा गया है कि उनका जो मांस है, गोश्त है, वो जहर है, दूध और घी शिफा और इलाज। तो जब एक बात सारे जगत में है कि एक ऐसा और पशु है, एक ऐसा प्राणी है जिसके प्रति ये आस्था है, तो हम इस देश के अंदर एक मूवमेंट चला सकते हैं कि सरकार इसके मांस की तस्करी ना करे, तस्करी ना होने दे, व्यापार ना करे, और जनता ये तय कर ले कि हम गोश्त मांस ये नहीं खाएंगे, ताकि देश के अंदर से
इतने पशु पक्षी हैं खाने नरेश जी के ये लिए। बताइए मुसलमान कहाँ खा रहा है गाय? मैंने तो मुसलमान की बात ही नहीं, नहीं की। मैं तो कर रहा हूँ बात जान की। तो फिर मैं तो इसलिए नहीं ला रहा हूँ नहीं क्योंकि विषय इधर आ रहा मैं है। तो उस तरह कह रहा हूँ कि भाई वो नहीं, वो जबरदस्ती अगर प्रश्न अपनी तरफ खड़ा करे तो कौन कर रोकेगा। हाँ, मैंने कहा इसलिए आज जरूरत है इस कदम को उठाने की। जिस समय ये भी हुई थी और गाय को लेकर लिंचिंग की बात, उस समय भी संघ सुप्रीम ने दिया था, संचालक जी ने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया। दिया। हाँ, अब इसके बाद सारे देश के मुसलमानों ने एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए था। मैं अगर पर्याय समझाना हो कि आगे से जाकर इस तरह का काम हम भारतीय लोग, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इस बात पर चलेंगे। वैन प्रधानमंत्री की कॉल भी आ गई है, आरएसएस चीफ की कॉल भी आ गई है, मुस्लिम समझदार मौलानाओं की भी बात आ गई है। तो चलो मिलकर इसको एक जन आंदोलन बनाएं, एक जन जागरण बनाएं। हो सकता है सफलता मिल जाए और एक मुसीबत सदा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा है। कोशिश करने की बात बिल्कुल है। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और ऐसा होना चाहिए। मुस्लिम समाज गौ हत्या के मामले में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ है, अपने राष्ट्र के साथ है, राष्ट्र की नीति के साथ है। न हम कहीं खाते हैं, न हम उसको खाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज ने बिल्कुल उसके बारे में न कभी कोई डिमांड की है आज तक जो है कि गाय हमको इजाज़त दी जाए। उन स्टेट्स में, उन समुदायों में जो कि गाय का सेवन करते हैं, हमारा तो कहना यह है कि क्योंकि गौ को हमारा राष्ट्र गौ माता कहता है, उसके साथ में हमारे सनातन भाव जुड़े हुए हैं। हमारी सबकी सामूहिक ये जिम्मेदारी है कि हम जो है गाय को गौ माता माने, उसको जो उसका स्तर है उसको स्तर दें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्लॉटर को लेकर, उसके हवाले से हम कानून बनाएं, आगे बढ़ें। पूरा मुस्लिम समाज नरेश जी सरकार के साथ है। अगर कल सरकार बैन लगाना चाहती है तो पूरा समाज खड़ा होगा उसके साथ में। और शायद मुझे लगता है कि अगले कुछ वक्त में आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज गौ माता को लेकर, गौ हत्या को लेकर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। और वो इस पर बिल्कुल उसके अंदर कंसेंसस पैदा हो चुका है कि ये वो जेस्चर है मुस्लिम समाज की तरफ से, क्योंकि हम ना खाते हैं, ना हम उसे काटते हैं, ना हम उसका व्यापार करते हैं, ना हमारा उसका कोई लक्ष्य है, ना पूरे 47 से लेके आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये कहा है कि गाय गौ हत्या की हमको इजाज़त दी जाए। ये एक सच्चाई है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और सब लोग मिलकर इसमें एक्टिव हैं और आगे और अधिक एक्टिव होकर बिल्कुल इस समस्या के निदान में जी जो रोल प्ले करना है जी जन जागरण के लिए, जी जन संकल्प बनाने के लिए वो करें। जी। तो मैं और जो बीत गया उसके लिए, जो चल रहा है वो उसके लिए, जो आएगा कल उसके लिए, जी इस समस्या से मुक्त भारत बनाने के लिए सब मिलकर काम करें। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कुछ प्रश्न लिखे जरूर हुए, लेकिन जो एक सामूहिक लक्ष्य है हमारा एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, वो ये है कि आज जो विश्व में और हमारे आसपास चारों तरफ जंग का माहौल है, घृणा का माहौल है, एक हेजीमनी का माहौल है, एक किसकी सॉवरेनिटी बचेगी किसकी सॉवरेनिटी नहीं बचेगी। छोटे छोटे देश जो हैं वो घबरा रहे हैं, उनको उनके जो रूलर्स हैं, एक रूलर को उठा लिया गया, ऐसे हालात बने हुए हैं। ऐसे हालात में इंद्रेश जी, ये समाज ये सुनना चाहता है, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज के वक्त में हमको सच्चे भारतीय होने के तौर पे, सच्चे सनातनी होने के तौर पे, सच्चे किसी भी मुस्लिम समुदाय हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी समुदाय हो, आज हमको इन तमाम जो हमारी ये आइडेंटिटीज़ हैं इनको हमको पीछे कर देना चाहिए और भारत को और भारतीयता को और इस भाव को आगे लाकर एक बिल्कुल ऐसे बंद मुट्ठी की तरह मजबूती से हमें खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि वो शक्तियाँ जो हमारे बीच में ये विघटन देखना चाहती हैं और उससे अपने उल्लू सीधा करना चाहती हैं, उनको क्या कहेंगे आप और अपने समाज को क्या कहेंगे? ऐसा है, अपना समाज को सावधान करना, जी विदेशी ताकतों के किसी भी षड्यंत्र का शिकार ना हो। जी तो मैं आपके द्वारा, चैनल के द्वारा देश में कहूँगा, दुनिया में, कि इस बात को देखिए
कि भारत शक्तिशाली होने की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल स्वावलंबी होने की तरफ भी बढ़ रहा है, बिल्कुल विकास की रफ्तार भी बड़ी तेज, जी। और इसलिए जातियों के जंजाल में या मजहबों के जंजाल में ना फंसकर भारतीयता के भाव से वह समाज के अंदर विचार करें, वोट भी दें और भारतीयता के आधार पर ही देश के निर्माण के बारे में विचार भी करें। अभी 26 जनवरी को कितना सुंदर था जब यूरोपियन यूनियन आई विकास के समझौते हुए। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और उसका बड़ा प्रेशर बना अमेरिका के ऊपर। तो इसलिए दुनिया को ये समझ में भी आने लगा कि भारत भारत है, और लोगों को भी ये समझ में आने लगा कि भारत भारत है। तो मुझे ये लगता है कि आज इन सब बातों को देखते हुए और सामाजिक और रिलीजियस इसके भेद की कटुता और हिंसा ये जरूर जानी चाहिए। नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज और नेशन लास्ट, इसकी मुखरता बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सभी संस्थाओं से, चाहे शैक्षिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे युवाओं की हो, छात्रों की हो, महिलाओं की हो, पुरुषों की हो, रिलीजियस हो, सबसे मैं निवेदन करूँगा कि अपनी सभाओं में नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज इस बात को पूरी ताकत से गुंजाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका। आपने अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा और मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि धर्म को घर में रखिए, समाज को, राष्ट्र को आगे रखिए। चर्चा राष्ट्रीय मुद्दों पे होनी चाहिए, किस तरीके से राष्ट्र हमारा आगे जाए, राष्ट्र का गौरव हमारा आगे जाए, हमारा राष्ट्र जो है वो दुनिया के लिए एक लेजेंड बने, एक एग्जाम्पल बने, जिसको लोग फॉलो करें। जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि समरसता, सहभागिता, एक दूसरे पर विश्वास, इस पर किसी प्रकार भी आंच नहीं आनी चाहिए। मैं और तू नहीं है, भारत हम का नाम है, हमें मैं पर भी और तू पर भी काबू पाना है। मैं समझता हूँ कि इंद्रेश जी से जो बात हुई उसका जो सार है वो शायद इसी शक्ल में मेरी समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप अपने मिशन में और इस तंत्र का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर जागरण में यशस्वी हों, यह प्रभु से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।